राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। सभी को नव वर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष बहुत ही अच्छा जाए, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप सभी उसमें सफल हो और आपको अपनी ड्रीम जॉब जरूर मिल जाए। चलिए, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ड विद बेबी में। आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है यूपी का, उससे रिलेटेड वीडियो है। आप जैसे कि आप जानती होंगे बहुत जल्दी ही यूपी टीजीटी पीजीटी का जो पेंडिंग एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, अब जो 2022 से पेंडिंग चल रहा है, राइट। ठीक है, तो इसमें जैसा कि सिलेबस आपको पता ही है कि हम स्टार्ट अगर कला की बात करें जो कि हमारा सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट वो होता है प्रागैतिहासिक काल से, राइट। तो प्रागैतिहासिक काल पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जो कंप्लीट वीडियो है और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है उसमें, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे टॉपिक उसमें कवर हुए हैं, प्लस उसमें एमसीक्यूज भी है जो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगी, कोई भी अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो में लाई हूँ, प्रागैतिहासिक काल के बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, तो डिले नहीं करते, जल्द से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया सिंधु घाटी की सभ्यता आज हमारा टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब इसमें अगर हम काल की बात करें, ठीक है, तो सारे मैंने हर बुक्स में और विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है और अलग अलग इसके सन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक मोटा मोटा मान लेंगे, एक जो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर क्या है 1750 ईस्वी पूर्व। अच्छा, किसी किसी बुक में आपका ये भी दिया रहता है कि 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व, किसी किसी बुक में। वैसे मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास जो है, अगर आपको मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में तो इसके आसपास ही मिलेगा, तो आपको वही उसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक की इसकी सभ्यता मानी जाती है, किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, मतलब उस टाइम में उसी के साथ साथ चलने वाली और भी सभ्यता थी जो विश्व भर में थी, सिर्फ भारत में ही नहीं पनपी सभ्यता, भारत के अलावा भी विश्व में और भी सभ्यता थी जो उस टाइम चलती थी, तो समकालीन सभ्यता हुई, राइट। तो हम सबसे पहले समकालीन सभ्यता देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में पनपी उसकी समकालीन अगर हम सभ्यता की बात करें, ठीक, तो उसमें पहले अगर हम सभ्यता देखें तो वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ओके, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। सुमेरियन सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया का एक नगर है सुमेर और उसकी वजह से इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है सुमेर, जिसकी वजह से इसको सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जितनी भी सभ्यता है वो किसी ना किसी नदी के किनारे पनपी। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदी है, दजला और फरात। इन दो नदियों के किनारे जो है पनपी। तो दजला नदी जिसे हम इंग्लिश में टिग्रिस भी कह सकते हैं और फरात नदी जिसे हम यूक्रेटस कहते हैं। ठीक है, तो दजला नदी जिसको हम टिग्रिस भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर आ गया तो आप इंग्लिश में लगा सकते, ताकि इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। और फरात नदी जिसे हम यूक्रेटस भी कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं सुमेरियन सभ्यता की बात करूं, ये सुमेर अगर नगर की बात करूं तो ये मेन क्या है, फरात नदी के किनारे जो है ये सभ्यता पनपी। ठीक है, अब हम दूसरी देख लेंगे सभ्यता, वो है मिस्र की सभ्यता।
बहुत फेमस है, सभी को पता है मिस्र की सभ्यता, मिस्र के पिरामिड बहुत फेमस है। तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी? नील नदी के किनारे पनपी। और नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता था? वरदान कहा जाता था। ठीक है, तो नील नदी किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी, जिसको मिस्र का क्या कहा जाता था? वरदान कहा जाता था। नेक्स्ट सभ्यता क्या है? चीन की सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जो है हुआंगो नदी के किनारे पनपी, मगर हुआंगो नदी को क्या कहा जाता था? चीन का शोक कहा जाता था। क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि चीन का शोक किसे कहते हैं? ठीक है, ओके। तो हुआंगो नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी? चीन की सभ्यता। तो हमने देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उसके समकालीन विश्व की नदी घाटी सभ्यता और कौन कौन सी है? पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजला और फरात नदी के किनारे पनपी। दूसरा हमारे मिस्र की सभ्यता है जो कि नील नदी के किनारे पनपी। और तीसरी क्या है? हमारी चीन की सभ्यता जो हुआंगो नदी के किनारे पनपी। राइट, ओके। अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सभ्यता क्यों? नगरी, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो अगर सबसे प्राचीन बात करें नगर सभ्यता की, तो वो कौन सा है? वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, भारत की। ओके, अच्छा, अब हम कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में मेंशन किया है, जो मैंने प्रागैतिहासिक काल की वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी सबसे पहले जब मैं स्टार्ट किया था कि कला क्या है, तो उसमें भी मैंने यही मेंशन किया था इतिहास के बारे में कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? अगर हम सबसे पहले कला की भी अगर बात करो, वैसे भी हम बात करें सभ्यता की, तो सबसे पहले क्या है? प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत हुई थी, जो हम जानते हैं। तो इतिहास को जो हम कह रहे हैं 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रागैतिहासिक काल को हम रखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या आता है आपका? जैसे आप जानते हैं कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है वो कहाँ रहते थे? वो शेल्टर कहाँ लेते थे? वो पहाड़ों में रहा करते थे। जो भगवान निर्मित जो गुफाएं होती थी, ठीक है, जो नेचर ने बनाया है, उन गुफाओं में रहा करते थे। रॉक आर्ट फेमस था, वो रॉक आर्ट किया करते थे, शिकार किया करते थे। तो दैट इज प्रागैतिहासिक कला। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि उसमें हमें कोई भी लिपि के साक्ष्य नहीं मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले, और नहीं मिले तो पढ़े कहाँ से जाएंगे? तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, प्रागैतिहासिक क्या है? लिखित प्रमाण हमें नहीं मिला, ना ही पढ़ा गया, कुछ लिखित प्रमाण नहीं था उसमें, सिर्फ हमें अंकन मिला था, रॉक आर्ट। ठीक है, अब अगर सेकंड बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि लिखित प्रमाण तो हमें मिले, ठीक है, मगर उसको आज तक पढ़ा नहीं गया। जिसपे शोध कार्य आज तक चल रहा है, विद्वान उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अक्षर बहुत सारे मिले हैं, मगर उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, तो हम अगर आदि ऐतिहासिक बात करें, तो आदि ऐतिहासिक क्या मैंने बताया? लिखित प्रमाण मिले मगर पढ़ा नहीं गया। अब तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित प्रमाण हमें मिले भी है और उसको पढ़ा भी गया है। राइट, अब क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा टॉपिक वो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके अंतर्गत आया? वो आया आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमें लिपि मिली है, ठीक है, कुछ डिजाइनदार अक्षर हैं, मतलब चित्रनुमा जिसे कहते हैं, कि चित्रनुमा अक्षर हमें मिले हैं जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ओके, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया। तो अभी तक हमने देखा सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे कि खोज कब की, किसने की, ठीक है। अभी हम बात करें 1826 की, तो 1826 में जो थे चार्ल्स मैसन, उन्होंने सर्वप्रथम इसको देखा, ठीक है, सिर्फ देखा उन्होंने, उस पर कुछ और कार्यवाही नहीं करी है। मगर अगर सबसे पहले खोज का जो श्रेय हम मानते हैं, वो मानते हैं 1878 में, और जो कि कनिंघम ने करा। कनिंघम कौन थे? पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने भारत में पुरातत्व विभाग का क्या क्या शुरुआत की, और पहले महानिदेशक रहे वो, ठीक है, भारत के पुरातत्व विभाग के। तो 1878 की बात करें
तो खोज का जो प्रथम श्रेय हम कहेंगे किसको जाता है, वो जाता है कनिंघम को। कनिंघम कौन थे? वो पुरातत्व विभाग के जनक थे और प्रथम महानिदेशक थे। ठीक है। मैंने वैसे पहले बताया है जो इन्होंने जो पुरातत्व विभाग की जो नींव रखी थी वो रखी थी 1861 में। ओके, ठीक है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सिर्फ इसको देखा। 1878 में खोज का जो श्रेय मानते हैं वो कनिंघम ने खोजा। और कनिंघम कौन थे? वो पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। इसके बाद पुरातत्व विभाग के जो दूसरे महानिदेशक आए वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब सर जॉन मार्शल ने क्या किया? उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि जब इन्होंने कनिंघम ने खोज की थी 1878 में सिंधु घाटी सभ्यता की, तो उन्होंने इसके आगे कुछ भी ज्यादा कार्यवाही नहीं की। सिर्फ उन्होंने खोज किया था मगर उत्खनन कार्य नहीं कर पाया था। उत्खनन कार्य कब हुआ? जब सर जॉन मार्शल आए, इनके बाद जो दूसरे महानिदेशक रहे, तो उनकी अध्यक्षता में हम बात करें तो जो सबसे पहला नगर था हड़प्पा, उसकी खोज हुई। और हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। और किसने किया? श्री दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य करवाया। ठीक है, तो जैसे उनकी अध्यक्षता में ये हुआ तो होता है कि वो टीम बांट देते हैं। ठीक है, कि एक या दो टीम उन्होंने बांट दी और दोनों टीम के क्या की उन्होंने जो होते हैं कौन इसको निदेशक करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, जो एक हेड होता है, लीड होता है, तो वो बना देते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने एक टीम बनाई और जिसका जो उन्होंने टीम लीडर बनाया वो दयाराम साहनी को बनाया। तो उनके अध्यक्षता में क्या हुआ? उन्होंने उत्खनन कार्य करवाया। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही हुआ मगर उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने करवाया 1921 में। ठीक, उसके बाद एक साल बाद 1922 की बात करें तो जो राखालदास बनर्जी हैं उन्होंने क्या किया? मोहनजोदड़ो नगर का उत्खनन कार्य उन्होंने करवाया। तो सबसे पहले जो नगर जो उत्खनन कार्य करवाया, जो नगर हमें प्राप्त हुआ वो है हड़प्पा। और जो दूसरा नगर है वो कौन सा प्राप्त हुआ? वो था मोहनजोदड़ो। पहले नगर का जो उत्खनन कार्य हुआ हड़प्पा का वो हुआ 1921 में, जो दयाराम साहनी ने करवाया। अध्यक्षता सर जॉन मार्शल की ही थी, जो दूसरे महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के। ठीक है, समझ आ रही बात? और 1922 में एक साल बाद क्या हुआ? मोहनजोदड़ो नगर का उत्खनन कार्य हुआ जिसको राखालदास बनर्जी ने करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अगर हम राजधानी की बात करें तो जुड़वा राजधानी थी, मतलब दो जो मेन नगर थे उसी को दोनों को उसकी राजधानी मानी जाती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम कहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का नामकरण। बहुत सारे नाम दिए गए, आप जैसे जानते ही होंगे सिंधु सभ्यता के बहुत सारे नाम है, तो हम देख लेंगे उनके नाम पे हम विचार कर लेंगे। एक तो हड़प्पा सभ्यता हो गया, सबसे पहले नगर की जो उत्खनन कार्य हुआ, जो खुदाई हुई, जो हमें प्राप्त हुआ वो हड़प्पा नगर ही था, इसीलिए इस वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। दूसरा सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है, ये सिंधु नदी के किनारे पंक्ति, इसीलिए हम इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। राइट। अब तीसरा है सरस्वती सभ्यता। तो कुछ हमें ऐसे क्षेत्र मिले हैं जो सरस्वती नदी के किनारे जो पनपी, तो उस वजह से हमें ये सरस्वती सभ्यता इसको भी हम कहते हैं। अभी तो नामकरण देखें, उसके बाद हम उसका भौगोलिक भी दशा देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये जो है फैली हुई थी, वो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद चौथा क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? अब जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था कि मतलब आदितिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में आपने देखा होगा कि तांबे के भी क्या हुए, बहुत सारी मूर्तियां मिली। ज्यादातर मेड मूर्तियां मिली। मेड मूर्तियां मतलब जो मिट्टी की मूर्ति होती, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में अगर हमें जो प्राप्त हुआ है वो मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है और मातृ प्रतिमा प्राप्त हुई है। ठीक है, मातृ प्रतिमा प्राप्त हुई है, मिट्टी की मतलब मेड मूर्ति सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई है। बाकी हमें तांबे की भी मूर्ति प्राप्त हुई है, मगर सिंधु वासी क्या थे कि उन्होंने ये सोचा कि अब तांबा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उन्होंने ये इसको इसमें इजाद किया। जो सिंधु वासी थे उन्होंने ही ये स्टार्ट किया
कि उन्होंने तांबा में टीन मिला के उन्होंने एक नया धातु निर्माण किया जो कि कांस्य कहलाया। तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य की बहुत सारी मूर्ति हमें मिल जाती है सिंधु सभ्यता में, ठीक है। तो तांबे और टीन को मिला के इन्होंने कांस्य धातु का जो है वो स्टार्ट किया बनाना, और उससे उन्होंने मूर्ति बनाने स्टार्ट करी। इसी वजह से हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु को जो है सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, तो इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब 6 देख ले, तो पकाई ईंटों की सभ्यता। क्योंकि हमें यहाँ के जो नगर हैं वो सारे पकाई ईंटों मतलब पकी हुई ईंटों से बनी हुई है, इसी वजह से इसको पकाई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। एग्जाम में भी आता है बहुत बार कि पकाई ईंटों की सभ्यता किसे कहते हैं, उसमें ऑप्शन आएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें लगानी है। ओके, उसके बाद है प्रथम नगरीय सभ्यता। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता ये रही है, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और 8वां है मेलुहा सभ्यता। अब मेलुहा क्यों कहते हैं, ये लगेगा मेलुहा क्या है भाई, मेलुहा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो मेलुहा क्या है, क्या था कि जैसे हमने पढ़ा था कि समकालीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन बीच में और भी सभ्यता चल रही थी, जिनमें की एक मैंने आपको बताया था जो सुमेरियन सभ्यता। ओके, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता मैंने आपको बताया था, जो कि मेसोपोटामिया को ही कहते हैं। मेसोपोटामिया में एक बहुत ही जो प्रसिद्ध नगर सुमेर, तो उसके नाम से सुमेरियन सभ्यता। तो अब क्या था, सुमेर वासी जो थे, ठीक है, जो सुमेर वासी थे वो क्या करते थे। अब आपको पता ही होगा कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें व्यापार भी होते थे, ठीक है, भारत के बाहर भी आयात निर्यात होता था, व्यापार होते थे। तो क्या था कि सुमेरवासी जो है ये व्यापार करते थे किनके साथ, ये करते थे सिंधुवासी के साथ, ठीक है, सिंधुवासी के साथ। ओके, तो सुमेरवासी जो थे, सुमेरवासी सिंधुवासियों के साथ क्या करते थे, व्यापार किया करते थे, ठीक है। अब कहीं कहीं किसी विद्वान के अनुसार, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो सुमेरवासी थे ये इनको मतलब सिंधुवासी को क्या कह के पुकारते थे, मेलुहा। उनके कुछ उस टाइम के भाषा में वो कहते होंगे मेलुहा कह के पुकारते थे। अब कुछ ये कहते हैं कि भाई सिंधुवासी जो थे वो सुमेर वासियों को मेलुहा कह के बुलाते थे, ठीक है, समझ मैं क्या कह रही हूँ। तो मेलुहा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुमेर वासियों के साथ सिंधुवासी का क्या था, व्यापार चलता था, आयात निर्यात होता था। अब कहीं कहीं मेंशन है कि सिंधुवासी जो है वो सुमेर वासियों को मेलुहा नाम से बुलाते थे, कि मेलुहों के साथ व्यापार करना है या मेलुहे आ रहे हैं, इस तरह। और कहीं कहीं मेंशन है कि सुमेरवासी जो थे वो सिंधुवासी को मेलुहा कहते बुलाते थे, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मेलुहा सभ्यता पड़ा, ठीक है। आई समझ आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारा मैंने आपको मेन जो पॉइंट है वो सारा लिखवाया है जिसके हिसाब से कि एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। हालांकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको कई लोगों ने देखा, जैसे एक और पर्सन थे जिन्होंने जब रेल लाइन बिछ रही थी उस टाइम जो मजदूरों को कहा गया कि आप जो है कुछ दूर में वहां पे ईंट है, आप वहां से ईंट ले आओ। तो उनको वो ईंट मिली तो वो सोच रहे थे कि ये तो बड़ी मतलब पकी हुई ईंट है, ये कहाँ से, मतलब उनको फिर ये समझ आया कि वहां पे पक्का कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो रहा होगा जो दब गया है। टाइम मतलब टाइम ऐसा आया कि हाँ वो दब गया, भूकंप आया, कुछ भी वो दब गया है। तो इस तरह तो कई लोगों ने देखा, मगर जो मैंने कहा खोज का प्रथम श्रेय तो आपका जो है कनिंघम को ही जाता है। तो ये मेन है जो पूछते हैं, बाकी बीच में बहुत सारे हैं जिन्होंने देखा आए गए मगर उसको नहीं पूछता, मगर मेन यही है कि कनिंघम ने देखा था, मगर कनिंघम ने कोई उत्खनन कार्य नहीं करवाया। तो उत्खनन कार्य किसने कराया, सर जॉन मार्शल ने करवाया। ये हमें याद रखना कि सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही उत्खनन कार्य हुआ। 1921 में हड़प्पा की, 1922 में क्या हुई, मोहनजोदड़ो की, ठीक है। 1921 में किसने कराया, दयाराम साहनी ने कराया, और 1922 में किसने कराया, राखालदास बनर्जी। इतना हमें याद रखना है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, राइट।
ठीक है। तो इसके पहले भी जो मैंने लिखवाया अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए अपने, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम देखने हैं। अभी हमें भौगोलिक दिशा भी देखनी है और हमें क्षेत्र देखना है, कहाँ कहाँ हमें कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं। क्योंकि भारत में फैला था, ये पाकिस्तान में भी फैला था, अफगानिस्तान भी फैला था। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ था, कौन कौन से क्षेत्र हमें मिले, वहां में से हमें क्या क्या मिला, ये सारा हम डिटेल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो अभी जो है मैं आशा ये करूंगी कि आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे, याद कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो लाऊं तो वो आसान रहे। अगर आप लोग इसको पढ़े रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर से इसके आगे का टॉपिक लाऊंगी। तब तक के लिए सबको राधे राधे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने पर। राधे राधे।